स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इकाई 2 समावेशी शिक्षा में इकाई 2 कुल 25 अंकों की आती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपको मिलेंगे डीएलएड का फुल कोर्स। जी हां, प्रत्येक विषय का प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का पूरा वीडियो लेक्चर नोट्स के साथ मिलेगा। अगर आप पूरा फुल कोर्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम दाम में आपको पूरे बढ़िया नोट्स जो आपको 90% दिलाएंगे डीएलएड में, वो मिलेंगे। और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो चैनल पे सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में देखिए, हर विषय के प्रत्येक विषय के अलग अलग इकाई के वीडियो मौजूद हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के दूसरे इकाई की। जी हां स्टूडेंट्स, हमारा जो विषय है कि शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, उसकी इकाई 2। इकाई 1 का वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूं, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की भी वीडियो ला चुका हूं, और ये जो विषय है इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो आ चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं। वहां से आपको 5 नंबर मिलेंगे और इस वीडियो को देख के आपको 20 अंक मिलेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। 20 अंक कैसे हासिल कर रहे हैं, यहां से मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंक विभाजन की। इसका अंक विभाजन क्या है? तो ये जो इकाई 2 है कुल 25 अंकों की है। इस इकाई का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस इकाई का नाम क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। पहली इकाई का नाम था समावेशी शिक्षा, दूसरी इकाई का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और ये इकाई कुल है 25 अंकों की। साथ ही साथ इसमें 1 मार्क्स के 5 प्रश्न, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न, 4 मार्क्स के 2 प्रश्न और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, डीएलएड में आपके परसेंटेज सीधा 4-5% बढ़ा देगा ये एक इकाई। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मेहनत जरा से भी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट कीजिए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि जो ब्रेल लिपि होती है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि छोटी सी टिप्पणी लिखिए। आप जानते होंगे ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि नेत्रहीन छात्रों के पढ़ने के लिए है। जी हाँ, जो व्यक्ति नेत्रहीन होते हैं वो क्या करते, उंगलियों से कागज पर कुछ उभरे हुए अक्षर होते हैं, उभरे हुए बिंदु होते हैं, उन बिंदु को छूकर पढ़ पाते हैं। जी हाँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम क ऐसा लिखते हैं तो ब्रेल लिपि में क कुछ ऐसा लिखा जाता है, ऐसे 4 बिंदु। तो कोई छात्र जो नेत्रहीन है वो समझता है कि 4 बिंदु का मतलब क होता है, तो ऐसे छूकर 4 बिंदु उभरा हुआ है, छूकर पता लगा लेगा कि हाँ 4 बिंदु है तो क लिखा हुआ है। तो इस लिपि के माध्यम से पढ़ाई होती है, कुछ ऐसी ही ब्रेल लिपि होती है स्टूडेंट्स। तो इस चलिए देख लेते हैं ब्रेल लिपि क्या है। तो ब्रेल लिपि दुनिया भर में नेत्रहीनों द्वारा पढ़ने लिखने में छूकर व्यवहार में लाई जाती है। जी हाँ, ब्रेल लिपि जो है पूरी दुनिया भर में नेत्रहीनों द्वारा पढ़ने लिखने में छूकर व्यवहार में लाई जाती है। इस लिपि का आविष्कार, ध्यान से रखिए, ईयर लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है 1821, तो ये आपको एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ सकता है। तो इस लिपि का आविष्कार सन 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने किया था। जी हाँ, इस लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का क्या है आविष्कार किया, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इस ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में हुआ। इस ब्रेल लिपि का आविष्कार एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के लेखक थे लुई ब्रेल, इन खुद भी स्वयं भी नेत्रहीन थे। इन्होंने ही 1821 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और ब्रेल लिपि क्या है? तो नेत्रहीन लोगों के द्वारा पढ़ने में इस्तेमाल की जाने वाली जो लिपि है, जिसकी सहायता से वो शिक्षा हासिल करते हैं, वही एक लिपि है। इस लिपि का आविष्कार 1821 में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ठीक, तो ये इसका जवाब हो गया। अगर ये लॉन्ग में पूछे, आपको दीर्घ उत्तर में पूछे, तो और इसमें लिखिए, ब्रेल लिपि की सहायता से क्या किया जाता है? शिक्षा हासिल की जाती है। ब्रेल लिपि में अक्षरों की जगह चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेल लिपि में डॉट्स चिन्ह रहते हैं जो उभरे होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको ही छूकर, देखकर, समझकर क्या किया जाता है? ब्रेल लिपि सीखी जाती है, पढ़ाई हासिल किया जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट ब्रेल लिपि के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी के। अगला प्रश्न है, श्रवण दोष के कारण बताइए। यानी छात्रों में जो श्रवण दोष यानी सुनने में जो दोष, तकलीफ आती है, सुनने में जो बाधा आती है, उसके बारे में लिखिए। तो श्रवण दोष के बारे में लिखते हैं। चलिए,
तो यहाँ पर आपको 7 कारण मिलेंगे जिसके कारण से श्रवण दोष होता है। अगर श्रवण दोष के कारण पूछा, यानी किसी को सुनने में तकलीफ क्यों होती है या उसे सुनाई क्यों नहीं आता, कोई बालक बहरा या अर्ध बहरा है तो क्यों है, इसके कारण यहाँ पर लिखे हुए। चलिए देखते हैं। पहला तो है वंश परंपरा। जी हाँ, वंश परंपरा यानी अगर वंश में पिता माता दादा दादी या परदादा यानी किसी को भी परिवार में पूर्वजों में से किसी को अगर सुनने की क्षमता में परेशानी थी, उन्हें सुनाई नहीं आता था, बहरापन था, तो ये विरासत में मिल सकता है, ये बालक में हो सकता है। जी हाँ, तो वंश परंपरा के अनुसार भी कई बार श्रवण बाधिता होती है। दूसरा, तीव्र ध्वनि सुनना। अगर तेज आवाज में कभी ध्वनि सुनेंगे, डीजे या लाउड स्पीकर के पास कान के पास अगर बज गया बहुत तेज ध्वनि, या कान के पास कोई बड़ा सा ब्लास्ट हो, बहुत तेज आवाज हो, तो इससे हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और सुनाई आना बंद हो सकता है। तो तीव्र ध्वनि सुनने से भी क्या हो सकता है, श्रवण बाधिता होती है। तीसरा, दुर्घटना। यदि कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए जिसमें कान के पर्दे या कान को चोट लग जाए, तो छात्र जो है या बालक जो है, जो होते हैं मनुष्य, वो अपनी सुनने की क्षमता को खो देते हैं। ठीक है, तो इससे भी श्रवण बाधिता आ सकती है। अगला है बीमारी। कोई बीमारी भी होती है जैसे खसरा, चेचक इत्यादि में, कई बार तो मलेरिया जैसी बीमारी में भी जब तेज बुखार आता है तब भी अपने सुनने की क्षमता खो दी जाती है। जी हाँ, जब कभी कभी तेज बुखार आए, निमोनिया हो जाए, उसमें भी कई बार अपने सुनने की क्षमता जो है, सुनने की क्षमता को खो दिया जाता है, यानी कोई बालक जो है वो सुन नहीं पाता है, यानी श्रवण बाधिता हो जाती है और सुनने की शक्ति खो जाती है। फिर है गर्भावस्था। यदि बालक गर्भावस्था में है, यानी अपने माता के पेट में ही है, गर्भ में ही है, तो उसी वक्त किसी कारणवश क्या होता है, वो अपनी सुनने की क्षमता खो देता है। उसके बाद कान में घाव। यदि कान में कोई घाव हो जाए, कान में कभी चोट लग जाए जिसके कारण से उसका इलाज सही ढंग से ना हो, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, सुनने में बाधा आ सकती है, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। उसके बाद है अधिक कैल्शियम जमा होना। कान में जो मैल जमा होता है, कैल्शियम जो बहुत ज्यादा जमा हो जाए कान में, तो उस कारण क्या होता है, कान में सुनाई आना बंद हो जाता है। तो कान में अधिक कैल्शियम का जमा होना भी क्या है, श्रवण बाधिता है। तो कभी कभी कान साफ करते रहना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। ठीक, तो ये हो गया श्रवण दोष के कारण, तो इससे सुनाई नहीं आता। इन कारणों की वजह से कभी कभी श्रवण बाधिता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दृष्टि बाधिता के कारण लिखिए। कोई देख नहीं पाता, देखने में उसे बाधा होती है, इसके कारण लिखिए। इसके क्या कारण है, दृष्टि बाधिता के कारण। तो देखिए, दृष्टि बाधिता क्यों होगी, हमें कभी रक्त की कमी या खून की बीमारी हो जाए, अनीमिया जिसे कहते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाती है, तब भी क्या होता है, देखने में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा लगता है, फिर आधा अधूरा दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, नेत्रहीन भी हो सकते हैं। ठीक, तो रक्त की कमी, विटामिन ए की कमी जो है कई बार दृष्टि बाधिता का कारण बनती है। फिर दुर्घटना या चोट लगना। कभी दुर्घटना हो जाए तो आंखों में चोट लग जाए, आपने अक्सर मूवीज में, बॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा कि चोट लगने के कारण हीरो या हीरोइन की आंखों की रोशनी चली जाती है, देखा होगा आपने ना, दुर्घटना चोट लगने के कारण आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद संक्रामक रोग। यदि कोई संक्रामक रोग हो जाए आंखों में और सही समय पर चिकित्सा ना कराई जाए, या उस रोग के कारण भी कई बार आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर कम दिखाई देने लगता है। और फिर है चिकित्सा का अभाव, यानी सही समय पर इलाज ना मिल पाना। यदि आंखों से हल्का हल्का दिख रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए कि आंखों में कोई परेशानी है, तुरंत चिकित्सा करानी चाहिए। डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा या फिर दवाई से भी ठीक हो सकता है। अगर शुरुआत में रोग पकड़ में आ गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत खराबी होने के बाद जब जाएंगे फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए चिकित्सा के अभाव में भी कई बार क्या होता है, दृष्टि बाधिता हो जाती है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकलांग बालक के प्रकार बताइए, कि जो विकलांग बालक होते हैं उनके क्या प्रकार है, मतलब विकलांग बालक कौन कौन से होते हैं। तो पहला, अपंग बालक। अपंग बालक अर्थात जिस बालक का हाथ पैर में से कोई एक भाग या दोनों ना रहे तो उसे अपंग बालक कहते हैं। फिर आता है अंधे तथा अर्ध अंधे बालक, यानी ऐसे बालक जो पूरी तरह से कुछ भी नहीं देख सकते, पूर्णतः नेत्रहीन होते हैं, या फिर ऐसे बालक जिनको हल्का दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, या फिर दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, तो उन्हें अर्ध नेत्रहीन बालक, अर्ध अंधे बालक कहते हैं। उसके बाद है बहरे तथा अर्ध बहरे बालक। ऐसे बालक जो पूर्णतः नहीं सुन सकते, पूरा तरह से श्रवण बाधिता है, तो वो बहरे बालक। और या फिर किसी बालक में थोड़ा बहुत सुनाई देता है, एक कान से सुनाई देता है, एक से नहीं, या सुनने के लिए श्रवण यानी सुनने वाली कान वाली मशीन लगाई होगी, तो उस बालक को कहेंगे हम अर्ध बहरे बालक। ठीक है, उसके बाद है दोषयुक्त वाणी, यानी दोषयुक्त वाणी मतलब बोलने में कोई दोष होना, तुतलाना, अटक कर बोलना, हिचकना, अगर इस तरह की वाणी है तो भी क्या कर सकते हैं, तो भी दिक्कत होती है, तो भी ये बालक अपंग बालक की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, ये जो दोष है ये ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं ये दोष परमानेंट है। कई लोग जो बचपन में तोड़ते होते बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस से होता है। इवन आप जानते होंगे ऋतिक रोशन, जिनको आप जानते हैं बॉलीवुड एक्टर, उनको भी स्वर्ण
व्यक्ति कहते हैं वाणी बाधिता, हाँ दोषयुक्त वाणी थी उनकी, मतलब वो बोल नहीं पाते थे, बोलने में हिचकते थे, अटकते थे, तुतलाते थे। तो बाद में उन्होंने प्रैक्टिस की, खूब प्रैक्टिस कराई गई, अच्छे शिक्षकों द्वारा उनको ट्रेनिंग दिया गया और प्रैक्टिस करवाई बोलने की, तब जाके वो अपना बोली सुधार पाए, तो उनकी वाणी सुधरी। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई बालक दोषपूर्ण बोलता है तो हमें उससे प्रैक्टिस करवानी है, उसको उसका उत्साह बढ़ाना है, उसको हीन भावना से नहीं देखना है, वो ठीक हो सकता है पूरी तरह से। ठीक, उसके बाद है अधिक कोमल तथा निर्बल बालक। ऐसे बालक जो अत्यधिक कोमल तथा निर्बल होते हैं, मतलब ऐसे बालक जो थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते, उनमें ताकत की कमी होती है और जरा सी धूप में चक्कर खा के गिर सकते हैं और बहुत जल्दी तबीयत खराब होती है बार बार, ऐसे बालक को हम अत्यधिक कोमल तथा निर्बल बालक कहते हैं। तो इस प्रकार से विकलांग बालक के प्रकार हैं। विकलांग बालक के कितने प्रकार? कुल 5 प्रकार। पहला अपंग बालक, दूसरा अंधे तथा अर्धअंधे बालक, तीसरा बहरे तथा अर्ध बहरे बालक, चौथा दोषयुक्त वाणी, पांचवा अत्यधिक कोमल तथा निर्बल बालक अथवा निर्बल बालक। तो ये जो है विकलांग बालकों के प्रकार है। अब ध्यान ये रखना है कि विकलांग बालक को कई बार दिव्यांग बालक लिख कर आता है, क्योंकि अब बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के बाद से एक नए शब्द का इजाद किया, उन्होंने कहा कि अब हम विकलांग नहीं, इन्हें हम दिव्यांग कहेंगे, क्योंकि विकलांग मतलब हीन भावना से बोलना हो गया और दिव्यांग बोलना मतलब उसका कोई अंग दिव्य है, अच्छा है, अलग है। ठीक है, बस अलग है, इसलिए उन्हें अपंग बालक विकलांग की जगह दिव्यांग कहेंगे। तो परीक्षा में अगर दिव्यांग बालक लिखने आया और विकलांग बालक लिखने आया तब भी आपको एक ही उत्तर लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न है पिछड़ेपन अथवा शैक्षणिक मंदता के कारण लिखिए। कि बालक अगर पिछड़ जाता है, उसमें शैक्षिक मंदता है, यानी पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, तो इसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि बालक में कोई शारीरिक दोष है, यानी बालक चल फिर नहीं सकता, या बालक सही से चल नहीं सकता, श्रवण बाधिता है, या दृष्टि बाधिता है, वाणी बाधिता है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो पढ़ाई में पिछड़ा रहेगा। आप देखते हैं कक्षा में अक्सर अगर किसी बालक में किसी प्रकार की कमी है तो पढ़ाई में पिछड़ जाता है। दूसरा, कोई शारीरिक रोग, अगर बालक में कोई शारीरिक रोग है, यानी कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो भी वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा सकता, जिस कारण से पढ़ाई में पिछड़ जाता है। ठीक, उसके बाद निम्न सामान्य बुद्धि। सभी बालकों की बौद्धिक स्तर एक समान नहीं होती, कुछ बालकों की बुद्धि जो होती है वो निम्न होती है, थोड़ी कम होती है, जिस कारण से वो कक्षा में सवाल समझ नहीं पाता, शिक्षक जो समझा रहे हैं वो समझ नहीं पाता, तो पढ़ाई में क्या होता है, पिछड़ जाता है, या फिर समझने में वो ज्यादा समय लेता है दूसरों से, तो ये भी होता है। ठीक, उसके बाद परिवार के झगड़े। परिवार में कई दफा झगड़े होते हैं, जिन झगड़ों के कारण जो छात्र होता है, जो बालक होता है, वो पूरा अस्थिर होता है मानसिक तौर पर और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। परिवार के लोग सहारा होते हैं, परिवार के लोग हमें मोटिवेशन, उत्साह देते हैं, और वही लोग क्या हैं, परेशानी में वही लोग झगड़ रहे हैं, तो बालक जो है पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाएगा, पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाएगा। इसीलिए परिवार के झगड़े भी कारण होते हैं शिक्षा में पिछड़ने का। अक्सर देखना कई परिवारों में जहां पिताजी दारू पीते होंगे, माँ बाप के रोज झगड़े होते होंगे, वो जो बालक होते हैं बेचारे बहुत कमजोर होते हैं पढ़ाई में, उनका ध्यान नहीं लगता, वो अपने आप को बहुत हीन भावना से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है परिवार की निर्धनता। अगर परिवार निर्धन है, अगर परिवार में पैसा नहीं है, गरीबी है, तो भी बालक का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या पढ़ाई के लिए उसके पास संसाधनों की कमी होगी, उसके पास कॉपी किताब खरीदने की पैसे नहीं होंगे, स्कूल जाने के बैग खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो पढ़ाई में पिछड़ता चले जाएगा। या फिर परिवार की निर्धनता की वजह से उसे कई बार काम पे जाना पड़ता होगा पढ़ाई लिखाई छोड़कर, तो इस कारण शैक्षणिक मंदता आ जाती है, पढ़ाई में पिछड़ जाता है। माता पिता की अशिक्षा। अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो छात्र के, बालक के पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, इस कारण से वो भी पढ़ाई में पिछड़ जाता है। और परिवार का बड़ा आकार। अगर संयुक्त तो परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, तो उसमें कई सारे बच्चे होंगे, ढेर सारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, तो उन ढेर सारे नन्हे मुन्नों में प्रत्येक पर ध्यान दे पाना मुश्किल हो जाता है, और छात्रों की पढ़ाई पर, बालकों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता ज्वाइंट फैमिली में। इस कारण से उनका लालन पालन पोषण में ज्यादा ध्यान है, किंतु उनकी पढ़ाई लिखाई पर नहीं, तो वो बालक जो है ज्यादा लाड़ प्यार में क्या होता है, पढ़ाई में पिछड़ जाता है। तो ये सारे कारण जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं किसी बालक के, छात्र के शैक्षिक मंदता के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो परीक्षा में आएंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की गारंटी है, इसमें से कोई 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो बहुत ध्यान से लिख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह के नोट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको फुल कोर्स नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, गेसिंग सब मिलेगी परीक्षा में, जिससे आप 90% गेन कर पाएंगे आपके डीएलएड की परीक्षा में। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 10, 5, 6 और 4 ऐसे अंकों के लिए आ सकते हैं।
तो इन अंकों में आपको यहाँ से 10 अंक का प्रश्न यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये जो कुल प्रश्न है, ये जो मैंने आपको यहाँ सामने लिखे हुए 5 प्रश्न है, इन पांचों में से 10 अंक आपको हासिल हो सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है, तो आप ध्यान रखिए 10 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन्हीं 3-4 प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है बाल अपराध के कारण लिखिए कि जो बाल अपराध होता है, यानी कि बच्चे जो अपराध कर देते हैं उसके कारण क्या है। तो उसके कारण में से एक है अपराधी प्रवृत्ति। यदि बालक अपराधी प्रवृत्ति का है, यानी उसका नेचर ही है अपराध करने जैसा, तो अपराध करेगा। दूसरा, उत्पादक गुणसूत्र, यानी कि उसके माता पिता से जो उसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स मिले हैं, जो गुण मिले हैं, उसमें से अगर माता पिता भी कोई ऐसा आपराधिक गुण हो या पूर्वजों में किसी आपराधिक गुण रहा हो, तो वो प्रवृत्ति आ जाती है इनमें भी। तीसरा, शारीरिक रचना, यदि बालक की शारीरिक रचना ही ऐसी है कि वो अपराध करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो, उत्साहित हो, तो भी अपराध करते हैं। तो ये मेन कारण है अपराध की। ठीक है, और वैसे अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अपराध के 2 कारण होते हैं, एक है शारीरिक कारण और दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण। बाल अपराध के 2 कारण हैं, शारीरिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है पूरा डिटेल में समझाते हुए कि बाल अपराध के शारीरिक कारण कौन से हैं, बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण कौन से हैं। तो शारीरिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण ये सारा लिखना है। तो सब शारीरिक कारण में सबसे पहला है शारीरिक दोष। जी हाँ, शारीरिक दोष जो है वो शारीरिक कारण में एक आता है, यानी अगर शरीर में कोई दोष है, कोई गड़बड़ी है, तो बालक हीन भावना में आकर अपराध करता है। दूसरा, यौन अंगों का तीव्र विकास होना, यदि बालक के यौन अंगों में तीव्र विकास होता है तो वो अलग गलत कामों में पड़ जाता है, जैसे हस्तमैथुन करना और इस तरह की गलत कामों में पड़ जाता है, तीव्र यौन इच्छा होना, तो इन कामों में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, बालक के अंदर कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां आ जाती हैं और वो अपराध कर बैठता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, मानसिक रोग होना, निराशा, ग्रंथियां, निम्न सामान्य बुद्धि। अगर बालक में मान लीजिए मानसिक रोग है कोई, तो वो अपने इस मानसिकता में ही अपराध करता है। और दूसरा, निराशा, उसके अंदर निराशा है कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ, मैं मर्डर कर देता हूँ, अगर उससे मुझे बदला लेना है तो, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से बाल अपराध होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बाल अपराध के कारण क्या है, बच्चे अपराध क्यों करते हैं। तो मेनली तो 3 है, अपराधी प्रवृत्ति होगी तो अपराध करेंगे, और उत्पादक गुणसूत्र यानी माँ बाप से जो गुण मिले होंगे उससे, और तीसरा, शारीरिक रचना क्या है उस छात्र की, बालक की, इस वजह से अपराध कर रहा है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 कारण होते हैं, एक है शारीरिक कारण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। तो शारीरिक कारण है शारीरिक दोष और यौन अंगों का तीव्र विकास होना। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारण में 4 बातें ध्यान रखनी है, मानसिक रोग, निराशा, ग्रंथियां एवं निम्न सामान्य बुद्धि। जी हाँ, तो ये जो ग्रंथियां हैं, यानी कि हमारे शरीर के कुछ ग्रंथों का ज्यादा स्राव होना, उनका ज्यादा डेवलप हो जाना, तीव्र विकास होना, जिसकी वजह से यौन अपराध करने की या दूसरे तरह के अपराध करने की इच्छा होना, ये भी क्या करता है, अपराध करवाता है बालकों से। ठीक है, तो बालक विवश होकर इसमें अपराध करता है। तो ये बाल अपराध के कारण है कि बालक अपराध क्यों करते हैं, बदला लेने के लिए, निराशा में करते हैं। तो इन सब कारणों से या सही मार्गदर्शन होने के अभाव में भी वो कई बार अपराध कर बैठते हैं। तो सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, शिक्षक, पालक गण और अच्छे संगत भी होनी चाहिए दोस्तों की। ठीक है, तो ये बाल अपराध के कारण। अब आते हैं बाल उपचार की विधियां बताइए कि अगर किसी बालक ने अपराध कर दिया है, कोई बालक अपराधी प्रवृत्ति का दिख रहा है, बार बार वो गलती कर रहा है, उसको सुधारा कैसे जाएगा, उसका उपचार कैसे किया जाएगा। तो यहां पर दिखाई देखिए, एक है मनोवैज्ञानिक विधि, दूसरा है वैधानिक विधि। मनोवैज्ञानिक मतलब उसको समझाकर, उसको समझाया जाए प्यार से, मानसिक तरीके से, तो समझे। पहला इसमें मनोविश्लेषण, यानी एक साइकेस्ट्रिक, आपको देखो मनोचिकित्सक जो उसकी बातों को समझाता है, उससे खोद खोद कर पूछता है, बताओ तुम क्यों करते हो, क्या अच्छा लगता है, क्यों करते हो क्राइम, ऐसे वगैरह पूछ के उसको गिल्टी फील करा के, उसको पूरा रिलैक्स फील करवा के, फिर उसके अंदर से अपराध करने वाली की सोच ही बदल देना चाहिए। तो ये मनोविश्लेषण। दूसरा है मनोअभिनय, यानी कि छात्र हो या बालक जो भी है, उसको अपने मन से कोई अभिनय करने दो, अपने प्रवृत्ति का अभिनय करने दो। उसको अगर गुंडा बनना है, टपोरी बनना है, या उसको किसी हीरो की एक्टिंग करनी तो करने दो, उसका अभिनय करने दो। तो इस अभिनय में वो क्या करेगा, अपने सारे हाव भाव सब व्यक्त कर देगा और धीरे धीरे वो शांति महसूस करेगा और फिर वो अपराध नहीं करेगा। तीसरा है खेल द्वारा चिकित्सा, यानी इसमें पूरा ध्यान जो है खेल पर दिया जाना चाहिए, यानी अगर व्यक्ति का ध्यान पूरा खेल पर रहेगा तो अपराध करने का समय नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि कई अक्सर मूवीज बनी है जिसमें क्या होता था, वो जो बालक है या जो कोई व्यक्ति है पहले अपराधों में लिप्त था, यानी सड़कों पर फाइटिंग करता था, लेकिन वो उसको बॉक्सिंग सिखाया गया, उस पर ध्यान दिलाया गया तो बॉक्सिंग करने लगा, बॉक्सिंग का बहुत बड़ा प्लेयर भी बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो सिखाई जाती है। अब वैधानिक विधियां भी हैं,
वैधानिक विधियों से भी बालकों को अपराध से दूर किया जा सकता है, जैसे कि कारावास, जेल भेज देना, अगर क्राइम किया, अपराध किया है तो जेल भेज दो। दूसरा किशोर न्यायालय, यानी बच्चों का एक कोर्ट होता है, वहां भेज दिया जाता है, वहां पर उसे न्याय मिलता है या उसने जो किया उसे किए की सजा मिलती है। तीसरा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में क्या होता है, बालक को सजा नहीं सुनाई जाती किंतु उसको कुछ शर्तों के साथ समाज में रहने देते हैं कि ये शर्त माननी पड़ेंगी, और उसके एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उस ऑफिसर के उस अंडर रहना पड़ेगा, उस व्यक्ति के अंडर रहकर सीखना पड़ेगा, सब कुछ जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। किशोर बंदीगृह, यानी बच्चों का जो बंदीगृह होता है, बच्चों की जो जेल होती है, वहां पर उन्हें पढ़ने लिखने का, खेल कूद का सारा मौका मिलता है। और पांचवा जो है वो है किशोर सुधार गृह, जहां बच्चों की जेल होती है, जहां भेज दिया जाता है सुधारने के लिए। फिर जब वो युवावस्था में आ जाते हैं फिर वहां से छोड़ दिया जाता है, यानी मान ली किसी ने 15 वर्ष की उम्र में क्राइम किया तो उसे किशोर सुधार गृह भेज देंगे, 18 साल तक वहीं रहेगा, जैसे 18 साल का हो जाएगा वो छूट के आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, मनोवैज्ञानिक विधि और वैधानिक विधियों के द्वारा बाल अपराधों को क्या किया जाता है, खात्मा, उपचार किया जाता है, उन्हें सुधारा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों को समझाइए। जिन बालकों में समस्या होती है उन बालकों को समझाइए, वो कैसे होते हैं। तो वह बालक जो सामान्य व्यवहार से हटकर कार्य करता है, मतलब सबकी तरह कार्य ना करे, हटकर कार्य करे। सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, सारे होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, सारे लोग खेल कूद कर रहे हैं वो खेल नहीं रहा, बैठ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसे ही, तो वो समस्यात्मक बालक। वह बालक जो सामान्य व्यवहार से हटकर व्यवहार करता है उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब समस्यात्मक बालक के कारण क्या है, क्यों बालक ऐसा करते हैं। तो पहला कारण है कि परिवार का वातावरण। अगर परिवार में खराब वातावरण है, बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलता, बच्चे को समय नहीं देते माँ बाप, उसका ध्यान नहीं रखते, तो वो उस प्रकार का बालक बन जाएगा। दूसरा, कभी कभी बुरी संगति में पढ़कर दारू सिगरेट पीना या बुरे दोस्तों के साथ रहना, जिसके वजह से भी वो बुरा बन जाता है। तीसरा, शारीरिक बनावट। अगर बालक की शारीरिक बनावट ही वैसी है, उसकी प्रवृत्ति ही वैसी है, तो वो भी क्राइम करेगा या समस्या उसमें उत्पन्न होगी। और संवेदनात्मक कारण, संवेग में आकर, गुस्से में आकर कई बार बालक जो है अपराध कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, तो संवेगात्मक कारण भी होते हैं कई बार। और है विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण ही उस प्रकार का है, डिसिप्लिन नहीं है, उसमें कोई अनुशासन नहीं है, तो बालक बिगड़ जाएंगे और वो अपराधी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए विद्यालय का वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए। तो ये कारण हो गए। ठीक है, ये कारण है कि क्यों भाई अपराध हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि उपचार, इन्हें कैसे नहीं होने देना है। परिवार का खराब वातावरण था तो बालक समस्यात्मक हो जाता था, परिवार का अच्छा वातावरण रहेगा तो समस्यात्मक नहीं होगा, तो परिवार का अच्छा वातावरण देना चाहिए। दूसरा, अच्छे मित्र। अगर बुरी संगति थी, बुरे मित्र थे तो बुरा बन गया, अच्छी संगति आएगा, अच्छे मित्र होंगे तो अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर शारीरिक बनावट के बाद शिक्षा की उचित व्यवस्था। भाई यहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी छात्र को प्रॉपर स्कूल कोचिंग भेजना चाहिए, उसका समय पढ़ाई में जाना चाहिए दूसरों की तरह, तब वो दूसरों की तरह व्यवहार कर पाएगा। ठीक। और चौथा है अध्यापन के आदर्श, और साथ ही साथ एकदम डिसिप्लिन, अनुशासनात्मक पढ़ाई, और उसे दूसरे कामों में, खेल में मन लगना चाहिए, तब जाके वो सारी गलत कामों को छोड़ेगा, समस्या को छोड़ेगा, और वो समस्यात्मक बालक नहीं रह जाएगा, सामान्य बालक बनेगा। ठीक। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसकी व्यवस्था बताइए। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, प्रतिभाशाली बालक जल्दी जल्दी सीखता है, प्रतिभाशाली बालक सामान्य से अलग होता है, उसकी कार्य करने की क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है, वगैरह वगैरह। और विकलांग जन अधिनियम 1995 में विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए अधिनियम, नियम कानून बने थे, उसकी बात करनी है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि विकलांगों के लिए पेंशन की योजना, उनके लिए साइकिल वितरण की योजना, उनको अलग से स्कूलों में दाखिला, उनके लिए शिक्षा का अधिकार, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो आप पढ़ लेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुल 10 प्रश्न हो गए, सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न आना ही है एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सारे नोट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारे नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप हमें और भी न्यूज के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सोशल मीडिया की लिंक मिलेगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आप हमारे पैनल पे प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्रत्येक विषय के आपको डीएलएड के वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।